तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक कि जितने भी आगे टॉपिक्स दिए गए हैं जनरल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट में, सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? देखिए, इसको कई लोग फिस्कल भी कहते हैं, इसको फिस्कल भी कहा जाता है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है उसे फिस्कल कहा जाता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है? तो गाइस काफी सारे कंसेप्ट्स हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी में। तो देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है, इन दोनों के साथ जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉलिसीज के रिलेटेड और कुछ की टर्म्स हैं। देखिए, क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा, डिफ्लेशन से आएगा, डिसइन्फ्लेशन से आएगा, इसी प्रकार से रिसेशन क्या होता है या अलग अलग टर्म्स, तो ये सब हम देखेंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अगर पूरी इकोनॉमी को उठाना है, उसको रिवाइव करना है, अगर वो रिसेशन में चल रही है या डिप्रेशन में चल रही है तो आरबीआई किस प्रकार के स्टेप्स लेता है, और अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो उसको किस प्रकार से डिसइन्फ्लेशन में या कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार के स्टेप्स लिए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए किस प्रकार से सेलेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपने काम को। तो देखिए, इस प्रकार से आपके पास टोटल अराउंड 13 टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो गाइस, क्या है फिस्कल पॉलिसी? सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी देखते हैं। देखिए, जब भी कोई काम होता है, सरकार इकोनॉमी को चलाती है तो कैसे चलाती है? एक साइड से लोगों के ऊपर वो टैक्सेशन का काम करती है, लोगों से उधारी लेती है, इंटरनेशनल मार्केट से लेती है, ये सारी चीजें करती है, और उसके बाद वो एक्सपेंडिचर करती है, डेवलपमेंटल प्लान्स पे एक्सपेंडिचर करती है, इंप्लॉइज को सैलरी वगैरह देती है। तो किस प्रकार से इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में हर एक चीज का एक पर्टिकुलर रेट बना रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइम टू टाइम इसमें वेरिएशन लाया जाता है। तो देखिए, ये लाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिस्कल पॉलिसी, इट इज अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर। तो ये फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? सबसे पहले आपको ये याद रखना कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है इसको कौन फ्रेम करता है? इसको गवर्नमेंट फ्रेम करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या अगर हम भारत के अलावा किसी अन्य देश की बात करें तो वहां पर जो सेंट्रल बैंक होता है, फेडरल बैंक होता है, वो फ्रेम करता है। तो इंडिया के केस में मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? ये आरबीआई करता है। और फिस्कल पॉलिसी को कौन करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये की टर्म्स हैं कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, या देश की जो नेशनल इनकम है इसके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े, कोई इल इफेक्ट ना पड़े, इसलिए सरकार क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करती है। कैसे फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करती है, सब हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है एक्चुअल में? इट इज द यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए, क्या है कि जब इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है तो सरकार क्या करती है? सरकार टैक्सेशन ज्यादा लगाती है, लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाती है, सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा, और उससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं सरकार उनके ऊपर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में क्या हुआ कि इस लोगों के सब बिजनेस जो थे वो वगैरह ठप हो गए। तो सरकार ने क्या किया? टैक्सेशन कम कर दिया, और ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं इनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर कम किया। तो गाइस, इस तरीके से अगर टैक्सेशन एक बराबर रहता तो इकोनॉमी में ज्यादा खलबली मच जाती, लोग कारोबार ही ना खोलते। तो किस प्रकार से टैक्सेशन आ रहा है, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर करना है, इस सब को जब मैनेज किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं।
फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्सेशन। सरकार को टैक्सेशन किस प्रकार का करना है, यानी जो गरीब आदमी है उसके ऊपर जीरो टैक्स होता है, जो थोड़ा मिडिल क्लास आ गया उसके ऊपर नॉमिनल टैक्सेशन चार्जेस होते हैं, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेशन होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा अमीर है कहीं वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, और जो बहुत ज्यादा गरीब है कहीं वो बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए। तो एक प्रकार की इनकम इक्वलिटी लाने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? इट इज कंसर्न्ड विद द टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सरकार स्पेंडिंग किस प्रकार से करती है, जिस प्रकार से आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं, तो ये प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। तो इसका एक ही मकसद है कि सरकार को पैसा आएगा कहां से और सरकार पैसा लगाएगी कहां पे, तो इसी को फिजिकल पॉलिसी जो है ये कहा जाता है। एंड बोरोइंग प्रोग्राम्स टू अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब इकोनॉमी पूरी में इफेक्ट पड़े तो पूरे देश की इकोनॉमी, यानी अगर पेट्रोल या डीजल सस्ता होता है तो वो पूरे देश में अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है। अगर किसी पर्टिकुलर एक राज्य में या पर्टिकुलर एक किसी चीज की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया। तो ये जो सरकार की फिजिकल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, ये मैक्सिमम किसको टारगेट करती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को टारगेट करती हैं। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ मेकिंग बोथ ऑटोमेटिक एंड डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन टैक्सेशन, कि टैक्सेशन किस प्रकार की रखनी है, उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस कौन से रखने हैं, या खुद जानबूझकर जो उसमें अगर वेरिएशन करनी है तो किस प्रकार की वेरिएशन होनी चाहिए, ये सब फिजिकल पॉलिसी के अंडर आता है और इसे मैनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड गोल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि देखिए फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ही अभी सरकार कह रही है कि 2024-25 तक इंडिया जो है, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए किस प्रकार के पाथ को अडॉप्ट करना होगा, ये सब सरकार करती है फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। फुल एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से अचीव की जाती है, इनकम इक्वलिटी किस प्रकार से अचीव करनी है, या जो इकोनॉमी का हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल किस प्रकार से रखना है और वो भी एक ग्रोइंग पाथ पर, ये सब मैनेज करने के लिए सरकार टाइम टू टाइम्स रूल्स रेगुलेशंस बनाती रहती है। ये सारी चीजें फिजिकल पॉलिसी के अंडर आती हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये फिजिकल पॉलिसी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको अगर इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो ये इसको कौन फ्रेम करता है? इसको सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इन केस ऑफ इंडिया इट्स आरबीआई। तो भारत के केस में इसको आरबीआई करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द सिस्टम। देखिए यहां पर जब भी एक मार्केट होती है तो मार्केट में किसी एक चीज का वैल्यू या प्राइस कैसे डिसाइड होता है? एक तो वो प्रोडक्ट है कितना और दूसरा नंबर कि लोगों के जेब में पैसा कितना है। ये दोनों चीजें मिलके प्राइस इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है? ये कंट्रोल करती है मनी सप्लाई सिस्टम में, और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो किस प्रकार से इन दोनों सिचुएशंस को टैकल करना है, ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है काम। तो देखिए अगर इन्फ्लेशन है, हर एक चीज का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करती है? मार्केट में से पैसे को सक करती है, चूसती है पैसे को। कैसे करेगी? जो इंटरेस्ट रेट होंगे उसको बढ़ा देगी, जो लोन्स वगैरह की वैल्यू है उसको लोन टू वैल्यू भी हम देखेंगे रेशो आगे, उसको बढ़ा देगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन करके बॉन्ड्स मार्केट में देगी, सेल करेगी और पैसा सारा निचोड़ लेगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा जब कम आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को हम टैकल कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका अपोजिट है सीधा डिफ्लेशन। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन काफी सारी टर्म्स को डिटेल में देखेंगे, आपके कंसेप्ट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, फॉर फ्रेमिंग द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूजेस सर्टेन टूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 100% एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो
ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कुछ सर्टेन टूल्स होते हैं आरबीआई के हैंड में, उनको जब यूज में लाता है आरबीआई तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट की सब सिस्टम में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी रखनी है, लोगों के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या रखना है। देखिए आरबीआई जब अदर बैंक्स को देता है पैसा तो वो रेपो रेट चार्ज करता है, कई बार आरबीआई अदर बैंक्स से वापिस लोन लेता है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आरबीआई का क्या काम है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या रहने चाहिए, एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, लोगों का कंजम्पशन कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, या फिर मार्केट में लिक्विडिटी, एक एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी कैसे रखनी है। ये सारा काम जो है पैसे के लिहाज से ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है और इसे आरबीआई करता है। In India, monetary policy of the Reserve Bank of India is aimed at managing the quantity of money in order to meet the requirements of different sectors of the economy and to increase the pace of economic growth. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है एम मॉनेटरी पॉलिसी का, रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी है, इसका क्या काम है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, एक अप्रोप्रिएट मात्रा में मनी जो है वो मार्केट में होना चाहिए, जिससे क्या हो कि अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आराम से मिला जाए, उनकी फुलफिलमेंट आराम से हो, और जो पेस है इकोनॉमिक ग्रोथ की उसे अच्छे से अचीव किया जाए। ये कौन करता है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। द आरबीआई इंप्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो देखिए आरबीआई कैसे करती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, यहां पर बॉन्ड्स को सेल और परचेज किया जाता है। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स एक प्रकार के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब भी मानिए मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है बॉन्ड्स को बेच देता है, बॉन्ड्स को बेचता है लोगों को और कहता है कि ये मानिए 10 लाख का बॉन्ड है तो ये आप 5 साल के लिए ले लीजिए या 1 साल के लिए ले लीजिए, तो इस पर हम इंटरेस्ट रेट आपको जो है ये 4% देंगे। तो लोग क्या करेंगे, इस पेपर को खरीद लेंगे और 10 लाख जो है ये आरबीआई को दे देंगे। तो इसी प्रकार से जब अलग अलग ये सारे खरीदे जाते हैं आरबीआई के द्वारा, तो यहाँ मार्केट में से देखो पैसा निकल रहा है, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बैंक रेट पॉलिसी के माध्यम से करता है। रिजर्व सिस्टम क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर सब बताऊंगा आपको। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कि लोगों के हाथ में पैसा ही कितना रखना है कि ज्यादा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या फिर मैं यूं कहूं कि इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ये सब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है वो उसे मैनेज करता है। मॉरल परसुएजन कि जब अलग अलग बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो एक प्रकार के मॉरल लेसन पहले तो आरबीआई उनको समझाता है, और समझाने पर देखिए अगर आरबीआई कहता है कि मैं आपको रेपो रेट जो है ये कम कर रहा हूं, बैंक्स भी आगे जो लोगों को पैसा दे रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम करो, तो लेकिन कई बार हमें देखा कि बैंक जो है ये इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते, तो आरबीआई क्या करता है, मॉरल परसुएजन करता है, उनको मॉरल परसुएड करता है कि आप इस प्रकार से करो। अगर वो नहीं करता तो उसके बाद आरबीआई जो है ये लीगल एक्शंस भी लेता है। एंड थ्रू मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम सब देखेंगे। एमएसएफ क्या होता है, यूजिंग एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स विल लीड टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। अगर कोई भी ये मार्केट किसी भी प्रकार का ये एक्टिविटी आरबीआई अपनाता है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा, बैंक्स मार्केट में जो लोन वगैरह पैसा प्रोवाइड करते हैं उसमें एक वेरिएशन देखने को मिलेगी। आर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शनरी इन नेचर। तो गाइस क्या होती हैं एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शनरी, डिटेल में देखेंगे। एक्सपेंशनरी वो होती है जब डिफ्लेशन चल रही है और एक्सपांड करना, इकोनॉमी को बढ़ाना, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, लोग तो काम करेंगे।
बिजनेसेस खोलेंगे तो उसमें एम्प्लॉइज लगेंगे तो वो कंज्यूम करेंगे कि कोई नई गाड़ी खरीदेगा, कोई नई बाइक खरीदेगा, कोई नया मोबाइल खरीदेगा। तो एट द एंड क्या है कि मार्केट में पैसा जब सर्कुलेट थोड़ा ज्यादा होता है उसे हम एक्सपेंशनरी कहते हैं। और इसके अपोजिट में अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है, सरकार उधर से अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स इंडिकेट एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कि मनी सप्लाई को बढ़ा देना और इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपेंशनरी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाए, तो ये कौन सी होती है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो गाइज आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल भी है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू स्पर ग्रोथ। कि एक मार्केट में पैसा कितना है, यही उस मार्केट को डिसाइड करता है कि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना होगा। मानिए यहाँ पर अगर पैसे का मसला ना हो तो मजदूर क्यों निकलेगा घर से काम करने के लिए, अगर पैसे का मसला ना हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों जाएगा काम करने के लिए, और अगर यहाँ पर काम नहीं होगा तो यहाँ पर ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए मार्केट में पैसा होना बहुत जरूरी है। टू मेंटेन लिक्विडिटी द आरबीआई इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मार्केट में लिक्विडिटी कितनी रखनी है, इसको आरबीआई मेंटेन करता है, किसके माध्यम से करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। बाय परचेजिंग बॉन्ड्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस द आरबीआई इंट्रोड्यूसेस मनी इन द सिस्टम एंड रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये पिछली स्लाइड में कि किस प्रकार से बॉन्ड्स को आरबीआई जो है ये परचेज करता है, बॉन्ड्स को परचेज करता है और लोगों को इसके बदले में पैसा दे देता है, इंट्रोड्यूस करता है मनी को इन द सिस्टम। ये कब करता है, जब मार्केट में डिफ्लेशन चल रही है या डिप्रेशन चल रहा है, जब रिसेशन चल रही है। और इसके अपोजिट अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सक करता है, इन बॉन्ड्स को सेल करता है और इसको जो मनी है उसको वापिस से अपने पास ले आता है। तो इससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होती है वो रुक जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कि पैसा लोगों के हाथ में कितना देना है, इसी के साथ ऑल अबाउट डील करती है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। इट रेफर्स टू द पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी टेक्निक्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो गाइस क्या है काम मॉनेटरी पॉलिसी का, ये सरकार के माध्यम से आरबीआई क्या करता है कि पैसे का कितना लिक्विडिटी ये होती है कि उस एक इकोनॉमी है उसमें पैसा कितना मूव कर रहा है, पैसे की मूवमेंट कितनी है, ये सब लिक्विडिटी होती है। तो इसमें से क्या करता है कि आरबीआई ही डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कि वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, उस मनी की कीमत कितनी होनी चाहिए और उस मनी को लोग किस प्रकार से यूज करेंगे, किस सेक्टर के लिए यूज करें, ये सब चीजें तय करती हैं मॉनेटरी, हम इनको टेक्निक्स कहते हैं। और ये मॉनेटरी टेक्निक्स इस्तेमाल कब की जाती हैं, जब आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। Monetary policy aims at influencing the economic activity in the economy mainly through two major variables। तो देखिए आरबीआई क्या करता है कि जब भी इकोनॉमी में पैसे की मनी की सप्लाई को मेंटेन करना है तो यहाँ पर ये किसके माध्यम से करता है, एक तो यहाँ पर सप्लाई कितनी देनी है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग पैसे कम लेंगे, लोन कम लेंगे और सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। अगर यहाँ पर आरबीआई कहता है कि मैं 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो हर इंसान जो है लोन लेने चला जाएगा, हर एक बिजनेस खोलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो एक परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो मेजर डिफरेंस क्या है, फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये मैनेज करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है, आरबीआई करता है। The government uses both monetary and fiscal policy to meet the country's economic objectives। तो गाइस देखिए ये दोनों कोई ज्यादा सेपरेट एंटिटीज नहीं है। आरबीआई भी एक प्रकार का गवर्नमेंट ही है। आरबीआई जो मैक्सिमम काम है अपने वो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के
अंडर ही करता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री क्या करता है, इट मेनली एडमिनिस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी, और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मैनेज करता है, ये आरबीआई करता है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी किससे डील करती है, ये मनी से डील करती है, करेंसी से डील करती है, और इंटरेस्ट रेट्स से डील करती है। और जबकि फिजिकल पॉलिसी किससे डील करती है कि टैक्सेशन कितनी रखनी है, लोगों से बारोइंग कितनी लेनी है, और मार्केट में स्पेंडिंग कितनी करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब किसके अंडर आता है गाइस, ये फिजिकल पॉलिसी के अंडर आता है। तो गाइस असली जो इकोनॉमी है वो यहां से शुरू होती है, जब आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिप्रेशन, इन सारी टर्म्स का मीनिंग पता होगा तो आप कोई भी चीज जब पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगी। तो अभी तक मैं कह रहा था कि मनी सप्लाई को सख्त किया जाता है, चूसा जाता है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है, ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपका होना बहुत जरूरी है। और आई होप कि आपको यहीं से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये जो मैं 5-7 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइसेस। तो यहां पर देखिए एक बास्केट बना दी जाती है, बास्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको ये देखना चाहिए गूगल पे जाके कि इस बास्केट में कितने प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स इस बास्केट में रखे गए हैं, कि उनका रेट, मानिए इन प्रोडक्ट्स का सब की कीमत जो है वो 100 रुपया है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और 1 साल के बाद इन सब की कीमत जो है 105 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ये 5% की इन्फ्लेशन है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक प्राइस जो होता है जनरल कमोडिटीज का, उनमें एक जनरल सा राइज होता है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। तो देखिए इस बास्केट में जो कमोडिटीज या जो भी प्रोडक्ट्स रखे गए हैं वो मोस्टली डेली या कॉमन मैन उन्हें यूज करता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गई, हाउसिंग होगी, रिक्रिएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स एटसेट्रा। Inflation measures the average price change in a basket of commodities and services over time. तो क्या करता है, इन्फ्लेशन मेजर करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इनकी कीमत कितनी थी और इससे बढ़कर एक पर्टिकुलर टाइम पर यह कीमत कितनी हुई है। अगर ये कीमत बढ़ती है तो इसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे, अगर ये कीमत कम होती है तो इसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन द सिस्टम। तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है कि जनरल प्राइस लेवल जो है ये लगातार बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि रिड्यूसेस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को मार्केट में रिड्यूस कर देता है। कैसे कर देता है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ा देगा, तो क्या होगा, लोग कम बैंकों से पैसा लेंगे। आरबीआई जो है बॉन्ड्स को सेल करेगा, बॉन्ड्स को यानी डॉक्यूमेंट्स पेपर्स को सेल करेगा, तो किसी पर्टिकुलर एग्रीड इंटरेस्ट रेट पे, तो वहां से पैसा जो है अपने पास खींच लेगा। तो इसी प्रकार करने से मनी सप्लाई मार्केट में जब कम होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि आरबीआई का ये टूल है एक प्रकार का टू टैकल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिमांड विल डिक्रीज। तो जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो उनके प्राइसेस कमोडिटीज के बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए थे वो भी कम हो जाएंगे। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज डियर मनी पॉलिसी। जब लोगों के हाथों में से आरबीआई पैसा ले लेगा, पैसा बहुत कम होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब कोई भी चीज कम होती है तो उसे हम डियर मनी कहते हैं, उसे हम टाइट मनी कहते हैं। देखिए अगर आप आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, यही कारण है कि हर इंसान चाहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। तो जब भी कोई चीज कम होती है तो उसे पाने की जो इच्छा है वो और भी ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम मनी के लिहाज से बात करें, जब मार्केट में मनी, इकोनॉमी में मनी कम होता है, उसको पाने की जो इच्छा ज्यादा रहती है, तो वहां पर आरबीआई क्या करता है, डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी। इसी पॉलिसी का अदर नेम भी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी कब यूज की जाती है, जब इन्फ्लेशन को टैकल करना है, मार्केट में से पैसे को सक करना है।
वहीं दूसरी तरफ इसका डायरेक्ट अपोजिट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि एक बास्केट में अलग अलग कमोडिटीज हैं, तो इनका जो प्राइस है ये जनरल प्राइस लेवल गिर जाता है। तो देखिए यहां पर जैसे ये गिर रहा है तो ऐसे ही ये गिर जाता है। डिफ्लेशन रेफर्स टू द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली आर कॉमन यूज सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स। तो ये सब हमने चीजें उसमें देख ली। तो इन्फ्लेशन में राइज होता था जनरल प्राइस लेवल का, और यहाँ पर जो है यहाँ पर उनका फॉल हो रहा है। डिफ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो ये भी उसी की तरह एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट देखता है कितना है, और उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद फिर रेट देखता है, और इन दोनों में कंपैरिजन करता है। अगर ये रेट कम हुआ है तो ये डिफ्लेशन हो जाएगा, अगर ये रेट बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई जो मार्केट में है उसको बढ़ा देता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से लोन लें। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं उनमें से लोन ले। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, तो लोन जब लेंगे लोग अपना बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस में लोग एम्प्लॉइज रखेंगे, वो एम्प्लॉइज कुछ इनकम टैक्स, कुछ सर्विस टैक्स, अलग अलग प्रकार की टैक्सेशन, या फिर वो मार्केट में कंज्यूम करेंगे चीजें। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जो मार्केट है वो फिर से रिवाइव करेगी। तो इसका क्या होगा कि जब आरबीआई इंक्रीज करता है मनी सप्लाई इन द सिस्टम, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और इसका क्या मतलब है, प्राइसेस भी जो बढ़ जाते हैं। और इस यहां पर देखिए आपको इजीली पैसा मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इजी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी। और ऑन द अदर हैंड हम इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं। अब देखिए डिसइन्फ्लेशन, आपकी इन्फ्लेशन चल रही है। देखिए डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आपका प्राइस जो है ये बढ़ा है, इस प्राइस को वापस से कम करना है लेकिन नेगेटिव में नहीं लेके जाना है, इसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज फॉल इन प्राइसेस बट विदाउट काजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को आपने जनरेट नहीं करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। देखिए डिसइन्फ्लेशन बहुत अच्छी चीज होती है, आप प्राइसेस को कंट्रोल करते हो लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। अगर बेरोजगारी बढ़ जाए प्राइसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे डिफ्लेशन कहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करते हुए, यानी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगी, वो जितनी है उतनी ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है यहाँ पर प्राइसेस कम होने के साथ साथ। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर ज्यादा डेप्थ में पेपर पूछा जाता है तो गाइस इस प्रकार से डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन अंडर इट प्राइसेस एंड वेजेस राइज, कि जो जनरल प्राइस लेवल है ये बेसिकली यहां पर स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, कि इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो आपकी चल रही होती है, प्राइसेस जो हैं, वेजेस हैं, वो तो लगातार बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो स्टेगनेंट होती हैं, वो नहीं बढ़ती हैं, ना ही लोगों को जॉब्स मिलती हैं, ना ही कंपनीज को कस्टमर्स मिलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स से मिलकर क्या हुआ है, स्टैगफ्लेशन बना है। इसमें आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो कम होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन आगे काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेशन क्या होता है, देखिए रिफ्लेशन क्या होता है कि जब भी डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस जो है एक जनरल लेवल से गिर जाता है। तो जब यहां से फिर से प्राइस को एक मेन लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, यहां से ऊपर नहीं, यहां से ऊपर जाएगा तो ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, एक जनरल जो एवरेज प्राइस लेवल है वहां तक ये पहुंचाने की जब कोशिश की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। is defined as the policy to stop the fall in price level but without causing inflation।
तो इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाना है, बल्कि ये जो इसका लगातार प्राइस का डाउन हो रहा था, इन्हीं प्राइसेस को बढ़ाना है एक लेवल तक, उसके ऊपर नहीं जाना। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इकोनॉमी का जो है यहाँ पर फॉल हो रहा था, लेकिन अचानक से एक पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद वापिस से इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे रिफ्लेशन कहते हैं। अब रिसेशन क्या होता है? Recession is when the economy declines significantly for at least 6 months। तो लगातार 2 क्वार्टर्स तक। तो क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, यानी एक साल में जो है वो 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जब लगातार 6 महीने तक इकोनॉमी डिक्लाइन करती है, डिफ्लेशन की तरफ चलती रहती है, तो उस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ फॉल इन द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जब लगातार फॉल होता है, किसमें? रियल जीडीपी में फॉल होता है। क्या होती है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सब नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको क्लियर करूंगा। इनकम में फॉल होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में फॉल होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज हैं या रिटेल सेल्स हैं, यानी इकोनॉमिक ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक्टिविटीज में फॉल देखने को मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये जब 6 महीने या उससे ज्यादा देखने को मिलता है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये रिसेशन काफी देर चले, साल 2 साल चले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज व्हेन द जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स आर मोर। जब 6 महीने या उससे ज्यादा का जो जीडीपी का बढ़ने का ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहे, माइनस में रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिसेशन कहते हैं। और जब ये प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, जब ये रिसेशन काफी देर तक चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। हालांकि हमारे पास एक एग्जांपल भी है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोलॉन्ग्ड जो है रिसेशन चल रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर इसको 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया है। तो गाइस अब हमने की टर्म्स सब समझ ली। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ आ गई होगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी देखिए एरो बना हुआ है, जब इकोनॉमी को आपने रिवाइव करना है, बढ़ाना है, हर एक प्राइजेस को, जनरल प्राइस लेवल को अप करना है, तो ये आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। और अगर ये सारी चीजें इकोनॉमी को स्लो डाउन करना है या इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना है, तो यहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अब ये कैसे होगी? जब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी सरकार अपनाएगी, तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है और टैक्स जो है वो कम कर देती है। टैक्स कम होंगे तो लोग अपने बिजनेस में ज्यादा पैसे को इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो उसका आउटपुट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो इससे क्या करेगा? इकोनॉमी रिवाइव करेगा। ये तब सिचुएशन होती है जब डिप्रेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन में जब इकोनॉमी डाउन होती है काफी, तो उसको एक्सपांड करने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग टेक्निक्स लेके सामने आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कहेंगे। बहुत ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है, लोगों को पैसा कम करती है, कम देती है, और जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा लेती है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सिस्टम में से पैसा जो है वो चूसने के बाद वो सक हो जाता है गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास। तो जब लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस लेवल है वो एक लेवल तक पहुंच जाएगा। समझ लेते हैं क्या है एक्सपेंशनरी। डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स मॉनेटरी पॉलिसीज कैन बी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो गाइस आई होप कि मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ आ भी गई होगी। This is a monetary policy that aims to increase the money supply in the economy by decreasing interest rates, purchasing government securities by central banks and lowering the reserve requirements for banks। तो गाइस रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ बैंक्स के पास, बैंक्स के पास अपना उन्हें CRR, SLR रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक्सपेंशनरी में क्या करती है कि सरकार हर एक चीज को कम करती है, डिक्रीज करती है इंटरेस्ट रेट को। उसके बाद गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज हैं वो लोगों से वापस खरीद लेती है, पेपर खरीद लेती है और उन्हें पैसा देती है।
सेंट्रल बैंक के माध्यम से, और जो बैंक्स के पास जो रिजर्व रखने के लिए पैसा होता है उसके भी रूल्स में कुछ रेगुलेशन करके उसको कम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है बैंक्स के पास रहे कि वो लोगों को दे सके। एक्सपेंशनरी पॉलिसी लोअर्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेट्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है और बिजनेस को बढ़ावा देती है, और लोगों को ये उत्तेजित करती है कि आप एक्सपेंडिचर करिए, आप कंजम्पशन करिए चीजों का। ओवरऑल गोल ऑफ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये गाड़ी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसमें फ्यूल देने का काम कौन करता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करती है। हाउएवर इट कैन आल्सो पॉसिबली लीड टू हायर इन्फ्लेशन। तो जब अगर ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है काफी देर तक सरकार अपनाए रखती है, तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी हो सकती है, यानी सिस्टम में बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा भी आ सकता है। इसी के अपोजिट क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी। Goal of the contractionary monetary policy is to decrease the money supply in the economy. It can be achieved by raising interest rates. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉन्ट्रैक्शनरी का, कि जो मनी सप्लाई है सिस्टम में, इकोनॉमी में, उसको कम करना है। ये कैसे कम करना है, इंटरेस्ट रेट ही आप इतने ज्यादा बढ़ा दो कि कोई भी लोन लेने की हिम्मत ही ना करे, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप मार्केट में भेज दो, बॉन्ड्स आप पेपर्स को बेचो और लोगों से पैसा ले लो, फिर भी ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स। तो बैंक्स जो अपने पास CRR SLR रखते हैं उसका अमाउंट आप काफी ज्यादा बढ़ा दो कि बैंकों के पास पैसा ही कम हो लोन देने के लिए। तो क्या करता है, दिस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज यूटिलाइज्ड व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन लेवल्स। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया होता है मार्केट में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, सॉरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिजल पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों का इस्तेमाल करती है। तो देखिए ये जो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में भी आ सकता है, ये फिजल पॉलिसी के संदर्भ में भी आ सकता है। तो जब ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को RBI रेगुलेट करेगा, और अगर ये फिजल पॉलिसी की बात की जाएगी तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। तो गाइस क्वेश्चन सिंपल से ऐसे देखने को मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है। फिजल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, फिजल पॉलिसी को भारत में कौन फॉर्मुलेट करता है, आपके पास ऑप्शंस हैं, RBI करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम सेबी भी कहते हैं। तो कौन करता है, सिंपल सा आंसर है इसका, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। इक्वलिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉड थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कंट्री में इनकम इन इक्वलिटी जो है ये ज्यादा ना हो, यानी जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, यानी इसकी वेल्थ कुछ आपको इसको देनी होगी ताकि ये जो है इनका स्टेटस ऑलमोस्ट इक्वल रहे। तो इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना है, या रेग्रेसिव टैक्सेशन करना है, या रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना है, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, मैं आपको समझाता हूं इसका, लेकिन आंसर पहला होगा रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि जो डेवलप्ड एरियाज हैं और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, अंडर डेवलप्ड हैं और ये डेवलप्ड हैं, तो डेवलप्ड एरियाज में बहुत ज्यादा पैसा खर्चो और जो अंडर डेवलप्ड हैं उनमें कम खर्चो। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऑलरेडी जो डेवलप्ड हैं उनमें तो आपको पैसा कम खर्चना चाहिए और जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए, और इससे क्या होगा कि इक्वलिटी इकोनॉमी में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर गलत दिया हुआ है। रेग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब भी यही है, रेग्रेसिव का मतलब है कि जो गरीब आदमी है उससे ज्यादा टैक्स लो और जो अमीर आदमी है उससे कम टैक्स लो। इससे भी तो आप इनकम जो इक्वलिटी है कंट्री में उसको नहीं बढ़ा सकते। देखिए ये जो एक है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर और एक है रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो रेग्रेसिव का क्या मतलब है कि अंडर डेवलप्ड जो एरियाज हैं उनमें आप ज्यादा एक्सपेंडिचर करो और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनमें कम करो। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर है और यही इसका आंसर है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आपको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर देखने को मिलेगा। तो इंडिया में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इंडिया में किन टर्म्स में मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में,
नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन, या फिर नेशनल इनकम के टर्म्स में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुल मिला के ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये नेशनल इनकम इंडिकेटर होता है कि किस प्रकार की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या रेट ऑफ ग्रोथ कैसा चल रहा है इकोनॉमी में, ये हम नेशनल इनकम के माध्यम से देखते हैं। तो गाइस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, आप ये देख सकते हैं। 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, हालांकि इससे भी अगर समय बचता है तो ज्यादा होंगे। एक तो ये पोर्शन होगा और 8 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जैसे आपको समवट सिमिलर, काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस, या इन्हीं मॉक टेस्टों के बीच में से भी काफी क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करके यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार की आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप इसको इंस्टॉल करके, अगर कोई दिक्कत बनती भी है तो फोन नंबर भी दिया हुआ है, हालांकि 9419166315, आप इस पर कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज के रिलेटेड या किसी भी प्रकार की इस पर कॉल करके या मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस टेलीग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर द गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें काफी सारे बॉट क्विजेज होते हैं और व्हाट्सएप से 100 टाइम्स ये बेटर एप्लीकेशन है। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप इसको ज्वाइन करिए। वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, इनमें काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं। किसी भी और प्रकार की कोई कंप्लेन है तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालेंगे तो बच्चे आपकी हेल्प यहाँ पर कर देंगे। आप फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा इनकरेजिंग कमेंट भी जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, दूर दराज के बच्चे, गरीब बच्चे भी इसी प्रकार की फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें, तो आपको ये वीडियो पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। और अगर आप पहली बार ऑलमाइटी गाइडेंस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि पर, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, उस पर एक मैसेज आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।